ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 91। बूढ़े आदमी मैग्नस से मुलाकात। ब्लेसान कितना ताकतवर है? रेगिस ने सोचा। हाल ही में उसने ब्लेज को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नहीं देखा था, इसलिए उसे इस बारे में यकीन नहीं था। फिर भी वो निश्चित रूप से जानता था कि ब्लेज उससे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसने रोसिनांटे से उत्तरी ब्लू में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुना था। मुझे नहीं पता कि ब्लेसान वास्तव में कितना शक्तिशाली है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझे एक ही मुक्का से कुचल सकता है, रेगिस ने क्वीना को उत्तर दिया। यह सुनकर क्वीना की विश्वदृष्टि ध्वस्त हो गई। उसने सोचा कि रेगिस शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्लेज असली राक्षस है। उसके जाने बिना उसकी मानसिकता बदलने लगी, एक अच्छी दिशा में। अगले दिन ब्लेज का मरीन जहाज मरीन मुख्यालय पहुंचने से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, लेकिन वहां जाने से पहले वो एक बार फिर बूढ़े आदमी मैग्नस से मिलना चाहता है। ब्लेज ने मैग्नस से बहुत कुछ सीखा, सिर्फ हकी से नहीं। वन पीस की दुनिया में उसका कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैग्नस उन चंद लोगों में से एक है जिन्हें वो अपने दिल में बहुत महत्व देता है। अपने केबिन से बाहर निकलकर उसने देखा कि रेगिस और क्वीना अभ्यास कर रहे हैं। रेगिस के चेहरे पर नींद थी, जबकि क्वीना के चेहरे पर उत्सुकता थी। जैसा कि उसने सोचा था, क्वीना भी जोरो जैसा ही है, दृढ़ निश्चयी और बेहद मेहनती। जहां तक रोसिनांटे का सवाल है, वो बहुत आलसी और लापरवाह है, इसलिए उसे अभी सो जाना चाहिए। रेजिस, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए ब्लेज जहाज से कूद गया। रेजिस ने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ चीजें नहीं पूछनी चाहिए। मध्य हवा में मंडराते हुए ब्लेज ने रेगिस और क्वीना की चौकस निगाहों के सामने अपनी शैतानी फल क्षमता का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी और वो एक राक्षसी प्राणी में बदल गया। रेगिस और क्वीना शक्ति के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि रहस्यमय अस्तित्व ड्रैगन था। कैडो के सर्प जैसे और पंखहीन ड्रैगन रूप के विपरीत ब्लेज ने जो साकार किया वो भिन्न था और थोड़ा खतरनाक लग रहा था। यह विशाल, पारदर्शी, चमगादड़ के पंखों वाला था और इसमें एक शल्कदार छिपकली का रूप था। थोड़ा सा घुटते हुए रेगिस और क्वीना ने सुनहरे ड्रैगन और ड्रैगन की पीठ पर खड़े ब्लेज को देखा। अपना हाथ हिलाते हुए ब्लेज ने ड्रैगन को थपथपाया, जो उसके आदेश के तहत उड़ गया। असली ड्रैगन से अलग, उसका ड्रैगन सौर ऊर्जा से बना है और उसके आदेश के तहत चलता है। ब्लेज सिर्फ क्वीना को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है और उसे और प्रेरित करना चाहता है। ऐसा लगता है कि उसने ये कर दिखाया है। कुछ ही देर में ब्लेज रेगिस और क्वीना की नजरों से ओझल हो गया। वे अभी भी मूर्तियों की तरह खड़े थे। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसे पचा नहीं पा रहे थे। ठीक है क्वीना, कल तुमने पूछा था कि ब्लेसान कितना ताकतवर है ना? ठीक है, रेजिस बोला। रेगिसान, ये ड्रैगन जैसा लग रहा था, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है जो मैंने पढ़ा था, क्वीना ने पूछा। शिमोत्सुकी परिवार की वंशज होने के नाते उसने ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ सुना था। शुरुआती तौर पर यह कोई असली ड्रैगन नहीं है, ये ब्लेसान की शैतानी फल शक्ति से बनी कोई चीज है। रेजिस ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ब्लेज को धुएं से ढके ज्वालामुखी द्वीप तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां बूढ़ा आदमी मैग्नस रहता है। जब मैग्नस ने ब्लेज को देखा तो वो वास्तव में आश्चर्यचकित था। अपने अवलोकन हकी के साथ उसने पाया कि ब्लेज की उपस्थिति बहुत उज्जवल और जीवंत है। मैग्नस ने टिप्पणी की, आप मजबूत हो गए हैं। आपकी हकी अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली दिखती है। मैं भले ही अधिक मजबूत हो गया हूं, लेकिन ये मेरे लक्ष्य के कहीं भी करीब नहीं है, ब्लेज ने उत्तर दिया, क्योंकि वो बेहतर जानता था। सच, चूंकि तुम्हारा सपना दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है, इसलिए तुम्हें और सुधार करने की जरूरत है। मैग्नस ने अपना सिर हिलाया। ब्लेज ने बूढ़े आदमी मैग्नस को देखा और आह भरी। वो देख सकता था कि उसकी जीवन ऊर्जा और भी कम हो गई है। अब उसे मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि वो गलत नहीं है तो उसके पास 2 साल भी नहीं है। ब्लेज के विचारों को समझते हुए मैग्नस ने कहा, मैंने बहुत कुछ जी लिया है और मैंने देखा और अनुभव किया है कि सामान्य लोग केवल सपने देखते हैं। खुशी, दुख, विश्वासघात, प्यार, ताकत, कमजोरी और भी बहुत कुछ। केवल मृत्यु पर ही मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। फिर भी क्या आप मुझे एक दिन इस दुनिया के शिखर पर खड़ा नहीं देखना चाहते? ब्लेज ने पूछा। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे। तुम खास हो। बूढ़ा आदमी मैग्नस मुस्कुराया। ब्लेज ने विदाई लेने से पहले मैग्नस से 1 घंटे तक बातचीत की। उसे पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। मैग्नस ने भी कहा कि वो उससे दोबारा न मिले। ब्लेज उसके फैसले का सम्मान करेगा, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो मैग्नस बोला, ब्लेज, घमंडी या अहंकारी मत बनो। भले ही तुम अधिक शक्तिशाली हो जाओ,
फिर भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। आप अभी भी युवा है, इसलिए अपना समय ले और अपना प्रभाव बढ़ाए। मरीन को विश्व सरकार के नियंत्रण से अलग करना आसान नहीं होगा। एक बार उन्हें तुम्हारा इरादा पता चल गया तो वे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सावधान रहना, मैं करूंगा। उसके शब्दों को स्वीकार करते हुए ब्लेज ने अलविदा कहे बिना द्वीप छोड़ दिया। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। बूढ़े आदमी मैग्नस ने ब्लेज की गायब होती पीठ को हल्की नम आंखों से देखा। अच्छी तरह जियो, जल्दी मत मरो। ब्लेज अपने जहाज पर पहुंच गया है, जो मुख्यालय पहुंचने से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। काफी समय बाद वो वापस जा रहा है। कई चीजें बदल गई हैं। सेंगोकू ने मरीन के फ्लीट एडमिरल का पद प्राप्त कर लिया है, जबकि साकाजुकी, कुजान और बोर्सलिनो एडमिरल बन गए हैं। मरीन ऑर्डर का पूरा शीर्ष क्रम बदल गया है। असाधारण मरीन सैनिकों को कमोडोर और कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि कुछ रियर एडमिरल को वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। शायद यही कारण है कि पूरा मरीन मुख्यालय सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और बड़ी संख्या में मरीन सैनिक तट पर तैनात होकर भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्लेज इस दृश्य को देखकर बस मुस्कुराया, जबकि रेगिस इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित था। लेकिन क्वीना हजारों मरीनों को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। उसे यकीन था कि यहां कोई भी उसे आसानी से बाहर निकाल सकता है। इस समय क्वीना को पता है कि शिमोत्सुकी गांव छोड़ना उसके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। जोरो, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। रेगिस, क्वीना को ले जाओ और उसे मेरी कमान के तहत एक मरीन प्रशिक्षु के रूप में पंजीकृत करो। अगर कोई पूछे तो तुम मेरा विशेष कोड इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही मेरा काम समाप्त होगा, मैं आपको फोन करूंगा। इसके बाद ब्लेज मरीन के नए फ्लीट एडमिरल से मिलने गए। अध्याय 92, वापस मरीन मुख्यालय की ओर। फ्लीट एडमिरल कार्यालय। कोई भी व्यक्ति मरीन के फ्लीट एडमिरल से नहीं मिल सकता, लेकिन ब्लेज को यह विशेषाधिकार प्राप्त है। कार्यालय में चलते हुए उसने सेंगोकू को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि कार्यालय के अंदर एक और व्यक्ति था, नवदोन्नत एडमिरल कुजान। उसे देखकर सेंगोकू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और सिर हिलाया। जैसे ही उसने ब्लेज को देखा, उसे पता चल गया कि गैर्प ने अतिशयोक्ति नहीं की है। उसकी ताकत वाकई एडमिरल की दहलीज तक पहुंच गई थी। सबसे ज्यादा हैरान कुजान है। उसे ब्लेज से खतरे का एहसास हो रहा था, और इसका मतलब है कि ब्लेज की ताकत उसके बराबर ही है। अभी 2 साल भी नहीं हुए, उसने अपनी हकी को इस हद तक कैसे विकसित कर लिया? क्या मुझे बाहर इंतजार करना चाहिए, सेंगोकू-सान? ब्लेज ने पूछा। नहीं, आओ और बैठो। तुम सही समय पर आए हो। हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। सेंगोकू ने उसे बैठने का इशारा किया। कुजान के बगल में बैठते हुए उन्होंने कहा, मैं एडमिरल के बगल में बैठकर घबरा रहा हूं। उसकी बातें सुनकर कुजान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जबकि सेंगोकू ने उसे डांटा। तुम बदमाश हो, नाटक बंद करो, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि तुम कितने मजबूत हो गए हो। आपकी ताकत को देखते हुए यदि आप जिद्दी न होते तो आपको वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था। यह मेरे स्वभाव में है। ब्लेज ने कंधे उचका दिए। सेंगोकू ने हाथ हिलाया और बोला, चलो विषय पर वापस आते हैं। ब्लेज, हम स्पीड समुद्री लुटेरों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या तुमने उनके बारे में पहले सुना है? ब्लेज गंभीर हो गए और बोले, मैं उनके बारे में जानता हूं, लेकिन विस्तार से नहीं, सिर्फ उनके इनाम और नाम जानता हूं। स्पीड पायरेट्स मूल समय रेखा में नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय रेखा में उन्हें समुद्र के महान समुद्री लुटेरों में से एक माना जाता है, और नई दुनिया में उनका अपना एक क्षेत्र है। स्पीड पायरेट्स की उत्पत्ति ग्रैंड लाइन से हुई थी, और उनका नेतृत्व उनके कप्तान स्पीड द्वारा किया जाता था, जिनके नाम पर समुद्री डाकू दल का नाम रखा गया है। कैप्टन को स्पीड क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि वह एक शैतानी फल उपयोग करता है, जिसने सोकू सोकू नो मी स्पीड फल खाया था। उसके अलावा स्पीड पायरेट्स में एक और आदमी है जो स्पीड जितना ही ताकतवर है, उसका भाई ल्यूक। वो भी एक शैतान फल उपयोग करता है, जिसने किलो किलो फल खाया था। दोनों ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन पर 1 बिलियन से ज्यादा का इनाम था। उनके अधीन 300 से ज्यादा समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए वे वाकई नई दुनिया के महान समुद्री लुटेरों में से एक है। किसी समुद्री डाकू दल को महान समुद्री डाकू तब कहा जाता है जब उसके कप्तान या दल के किसी सदस्य पर इनाम की राशि 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाती है। मूल समय रेखा के विपरीत योंको की अवधारणा अभी तक पेश नहीं की गई है। अब के सभी शक्तिशाली समुद्री लुटेरों को महान समुद्री डाकू कहा जाता है। यदि ब्लेज गलत नहीं है, तो अगले 1 या 2 वर्षों में विश्व सरकार इस अवधारणा को प्रस्तुत करेगी। ब्लेज को पता था कि विश्व सरकार को योंको की उपाधि क्यों देनी है। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना और साथ ही नई दुनिया की शक्ति संरचना को संतुलित करना है। योंको अवधारणा निश्चित रूप से समुद्री डाकुओं के बीच टकराव पैदा करेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी महान समुद्री डाकू नहीं चाहता कि उसके साथ दूसरों से कमतर व्यवहार किया जाए।
इसका परिणाम ये होगा कि वे आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। नई दुनिया में बढ़ रहे समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए विश्व सरकार की एक बेहतरीन योजना। बस ब्लेज को नहीं पता कि ये कब होगा। अभी नई दुनिया में बहुत अराजकता है और खतरनाक समुद्री डाकू बिना किसी नियम के घूम रहे हैं। सोचते हुए ब्लेज ने सेंगोकू की ओर देखा। कोई तो कारण होगा कि वह उनके बारे में बात क्यों करना चाहता है। सेंगोकू बोला, 1 महीने पहले स्पीड पायरेट्स ने विश्व सरकार के अधीन एक राज्य पर हमला किया और अनगिनत नागरिकों के साथ साथ कई रईसों को भी मार डाला। हालांकि राज्य के कुलीन लोग स्वर्गीय ड्रैगन नहीं है, लेकिन उनका दर्जा ऊंचा है, इसलिए हमने उस समय एक एडमिरल भेजा, लेकिन हमें पूरी हार की उम्मीद नहीं थी। स्पीड समुद्री लुटेरों ने 3 मरीन युद्धपोतों को डुबो दिया और यहां तक कि पूर्व एडमिरल को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें मरीन से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेंगोकू के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। लड़ाई के बाद स्पीड समुद्री डाकू नीचे रह रहे थे, इसलिए हम उनका स्थान नहीं खोज पाए। कल ही हमने उनके स्थान की पुष्टि की थी। खुफिया जानकारी के अनुसार उनके जहाज ग्रीन हिल द्वीप के पास देखे गए थे। मैं चाहता हूं कि उन्हें पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए। मुझे इस प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम दोनों को इस काम के लिए नियुक्त कर रहा हूं। ब्लेज, इस मामले में कुजान के आदेश सुनो। चूंकि सेंगोकू ने अपना भाषण समाप्त कर लिया था, इसलिए अब समय आ गया है कि वो और कुजान कार्यालय से बाहर निकले और अगली कार्रवाई की योजना बनाएं। उस समय सेंगोकू ने फिर से बात की। ब्लेज, रोसिनांटे से कहो कि वह आकर मुझसे मिले। जरूर। कार्यालय से बाहर आते हुए ब्लेज ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं नई दुनिया की यात्रा करने से पहले कुछ और दिन आराम कर सकता हूं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। कुजान सान, एडमिरल बनने पर बधाई। आप मुझे कब दावत देंगे? कुजान का रवैया अभी भी आलसी है। उसने ब्लेज को अजीब तरह से देखा और बोला, सबसे पहले सम्मान सूचक शब्द हटाओ। बस कुजान ही करेगा, क्योंकि तुम मेरे जैसे ताकतवर हो। ब्लेज ने तारीफ सुनने की हिम्मत नहीं की। हमारे बीच अभी भी एक दूरी है। कुजान ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना फिर से कहा, जहां तक दावत की बात है, मुझे याद नहीं कि हम एक दूसरे से बहुत परिचित थे। चलो स्पीड लुटेरों के बारे में बात करते हैं। मैं 2 दिनों में उनसे भिड़ने की योजना बना रहा हूं। तैयारी पूरी होने के बाद मैं तुम्हें सूचित करूंगा। तैयार रहो। थोड़ी सी जम्हाई लेते हुए कुजान अपने हाथ हिलाते हुए चला गया। अध्याय 93, ज़ेफिर का दौरा। ब्लेज अपने जहाज पर वापस लौट आया, क्योंकि मरीन मुख्यालय में उसका अपना कोई दफ्तर नहीं है। जहाज पर सिर्फ रोसिनांटे और दूसरे सैनिक ही थे, जबकि रेगिस और कुइना अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वो गार्ड से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो छुट्टी पर है। जहाज पर पहुंचकर ब्लेज ने रोसिनांटे को बताया कि सेंगोकू उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर रोसिनांटे घबरा गया। आखिरकार उसने सेंगोकू को धोखा दिया था और ओपे ओपे नो मी चुराया था। हालांकि उस घटना के बाद उन्होंने सेंगोकू से बात की, लेकिन वो डेन डेन मुशी के माध्यम से थी। लेकिन आमने सामने मिलना अलग बात है। उसके बगल में चलते हुए ब्लेज ने उसके विचारों को समझते हुए उसके कंधे को थपथपाया। तुम किस बात से डर रहे हो? वो तुम्हें काटने वाला नहीं है। तुमने गलती की है और अब समय आ गया है कि तुम उसका सामना करो। हाँ, रोसिनांटे ने सहमति जताई और सेंगोकू से मिलने चला गया। मूल श्रृंखला के विपरीत रोसिनांटे ने अपने सामान्य मेकअप की उपेक्षा की। अब वो एक मानक समुद्री पोशाक में था और सुनहरे बालों के साथ थोड़ा सुंदर लग रहा था। वो रूप और शक्ति दोनों के मामले में पूरी तरह बदल गया है। स्पीड पायरेट्स को पकड़ने के लिए न्यू वर्ल्ड की ओर निकलने से पहले 2 दिन का अंतराल है। इस बीच ब्लेज ज़ेफिर सेंसेई से मिलने की योजना बनाता है। हालांकि उसकी हकी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे उन्नत हकी अवधारणा में महारत हासिल करने में संघर्ष करना पड़ता है। उसके प्रशिक्षण के तरीके में कुछ समस्या है। केवल ज़ेफिर ही कम समय में उसकी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि वो एक महान शिक्षक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बूढ़ा आदमी मैग्नस एक दुर्जय व्यक्ति है, लेकिन वो दूसरों को सिखाने में उतना अच्छा नहीं है। वास्तव में उसने कल अपनी समस्या के बारे में पूछा था, लेकिन वो अनभिज्ञ था। 15 मिनट बाद रेगिस और कुइना वापस आ गए। कुइना आधिकारिक तौर पर उनकी कमान के तहत मरीन प्रशिक्षु बन गया है। कुजान को सूचित करने के बाद ब्लेज ने प्रशिक्षण द्वीप की ओर प्रस्थान किया, जहां ज़ेफिर है। साथ में रेगिस और कुइना भी है। जहां तक रोसिनांटे का सवाल है, वो केवल मुख्यालय में ही रह सकता है। ज्यादा समय नहीं लगा। ब्लेज का जहाज 4 घंटे की नौकायन के बाद प्रशिक्षण द्वीप पर पहुंच गया। रेजिस इस जगह के बारे में जानता है, क्योंकि उसने भी यही अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, लेकिन कुइना के लिए यह पहली बार था। ब्लेज ने कुइना को कुछ समय के लिए यहां प्रशिक्षण देने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसने जल्द ही इस विचार को अस्वीकार कर दिया। एक ही स्थान पर प्रशिक्षण लेने की तुलना में वास्तविक युद्ध अधिक कुशल होते हैं। उसे विश्वास है कि वो कुइना का बेहतर मार्गदर्शन कर सकता है। द्वीप पर पहुंचकर ब्लेज को ताजी
और जानी पहचानी हवा की खुशबू आ रही थी। वह 2 साल से ज्यादा समय बाद वापस आया है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही है। प्रशिक्षकों और जेफर सेंसेई की सतर्क निगाहों के तहत क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे मरीन प्रशिक्षुओं का दृश्य, जो पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का सर्वेक्षण कर रहे थे। जेफर सेंसेई, आप कैसे हैं? जेफर के पास चलते हुए ब्लेज ने पूछा। जेफर ने ब्लेज के आने पर ध्यान दिया। अपनी बाहें क्रॉस करके उसने ब्लेज की ओर देखा और बोला, ऐसा लगता है कि सेंगोकू ने तुम्हारी सजा माफ कर दी है। ब्लेज ने हंसते हुए कहा, सेंसेई, आप मेरे कामों पर नजर रख रहे थे, अब मैं शर्मिंदा हूं। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? मैं यहां से स्नातक होने वाले हर मरीन सैनिक की देखभाल करता हूं। अन्य मरीन अधिकारियों के विपरीत मैंने तुम्हें रोकुशिकी मार्शल आर्ट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं सिखाया। फिर भी मुझे पता है कि तुम प्रतिभाशाली हो और अंततः कुछ बड़ा हासिल करोगे। ये सिर्फ तुम्हारे चरित्र के साथ है, ये आसान नहीं होगा। ये सुनकर ब्लेज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जेफिर उसके बारे में इतनी अच्छी राय रखेगा। जेफिर ने आगे कहा, मैं जानता हूं कुछ अच्छा करने के कारण आपको कई बार कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन दुनिया ऐसी ही है, अन्याय से भरी हुई। हमें इससे निपटना ही था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद उसने मरीन को छोड़ दिया होता या उससे अलग हो गया होता, लेकिन आप नहीं बदले। यही बात मुझे आपकी प्रशंसा करती है। आप जो करते हैं उसमें दृढ़ और दृढ़ है। जेफिर की प्रशंसा सुनकर ब्लेज शर्मा गया। सेंसेई, मुझे लगता है कि तुम मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो। नहीं, इस क्रूर संसार में केवल आपकी शक्ति ही आपकी शान बोलती है। आपकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए आप मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, चूंकि आप यहां हैं, आप अपने शब्दों से नए रंगरूटों को प्रेरित क्यों नहीं करते? जेफिर ने अचानक पूछा। ब्लेज के मना करने से पहले जेफिर चिल्लाया, सभी लोग यहां इकट्ठा हो जाओ। प्रशिक्षणरत रंगरूट और मैदान में मौजूद अन्य प्रशिक्षक भी यहां इकट्ठा हो गए। मैं आपको मरीन हेडक्वार्टर कैप्टन ब्लेज से मिलवाता हूं। वो कुछ साल पहले मरीन में शामिल हुए थे और ड्यूटी पर आने से पहले उन्होंने लगभग 1 साल तक यहां प्रशिक्षण लिया था। वो आप सभी की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि वो अभी भी जिंदा है और सक्रिय है, क्योंकि वो आप सभी से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर है। सालों तक समुद्र में रहने के कारण उसने कई समुद्री लुटेरों का सामना किया। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप उनके साथ एक छोटा सा मुकाबला भी करना चाहें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जेफिर ने परिचय कराया। मरीन रिक्रूट अपने सीनियर से मिलने के लिए उत्साहित थे, लेकिन कई लोग युवा ब्लेज की शक्ल देखकर संशय में थे। उनके विपरीत अधिकारी और प्रशिक्षक ब्लेज को पहचानकर दंग रह गए। उन्हें उसके और साकाजुकी के बीच संघर्ष याद आ गया और कैसे साकाजुकी ने उसे लगभग मार ही डाला था। यह उस समय का सबसे चर्चित विषय था। उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें पदावनत कर दिया गया है और फोर्सीज में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां कोई कैरियर विकास नहीं है। सभी को लगा कि यह बहुत दुखद है, लेकिन समय बीतने के कारण वे धीरे धीरे ब्लेज का नाम भूल गए। लेकिन अब वो एक बार फिर वापस आ गया है। अधिकांश लोगों का मानना था कि ब्लेज का अंत हो चुका है, क्योंकि उसने पहले भी एडमिरल साकाजुकी को नाराज किया था। केवल जेफिर जैसा कोई व्यक्ति ही जानता है कि यह कथन कितना गलत है। इस बीच ब्लेज ने मरीन रंगरूटों को ध्यान से देखा जो व्यवस्थित तरीके से खड़े थे। वो भी उन्हीं की तरह था जब वो यहां आया था, जोश से भरा हुआ और खुद को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक। उन दिनों को याद करते हुए उसकी नजरें आकस्मिक रूप से रंगरूटों की ओर चली गई, लेकिन अचानक वे रुक गई, क्योंकि उसने 2 परिचित आकृतियों को देखा, स्मोकर और हिना। यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए था और उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। आगे बढ़ते हुए ब्लेज बोला, मैं वही खड़ा था जहां तुम सब खड़े हो, और मैंने भी उतना ही पसीना बहाया जितना तुम अभी बहा रहे हो, और आप में से कोई भी किसी भी तरह से मुझसे कमतर नहीं है। कड़ी मेहनत और आपके द्वारा किए गए प्रयास ये निर्धारित करते हैं कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। चलिए उबाऊ भाग को छोड़कर दिलचस्प बातों पर चलते हैं। मैं अनगिनत समुद्री लुटेरों से मिला हूं, कुछ खतरनाक और धूर्त हैं जो आपकी जान लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। जब आप किसी से भिड़ जाए तो क्या करें? ब्लेज यही रुक गए और रंगरूटों की चमकती आंखों को देखकर उन्होंने आगे कहा, मैं अब कुछ सरल युद्ध तकनीकें, तरकीबें तथा अपनी शारीरिक शक्ति पर बेहतर नियंत्रण रखने का तरीका बताऊंगा। मुझे एक स्वयंसेवक की जरूरत है जो इच्छुक हो। अध्याय 94, धूम्रपान करने वाला और हकीम प्रकृति। जब ब्लेज ने पूछा कि कौन इच्छुक है, तो स्मोकर ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद हिना और दूसरे मरीन रंगरूटों ने। ब्लेज ने स्मोकर को देखकर मुस्कुराया और अपने हाथ से इशारा किया, तुम जिसके मुंह में सिगार है, आगे आओ। स्मोकर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि सीरीज में दिखाया गया था, गंभीर और कर्कश, लेकिन थोड़ा छोटा। उसकी उम्र 22 या 23 के आसपास होगी। मजेदार बात यह है कि उम्र के मामले में वो ब्लेज से भी बड़ा है। ब्लेज ने उसकी आंखों में अहंकार देखा। यह अहंकार उसकी हड्डियों में समाया हुआ है,
क्योंकि उसे अपनी अंतर्निहित शक्ति और धुएं के शैतान फल की शक्ति से शक्ति प्राप्त है। स्मोकर एक विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है और वह भी उसकी तरह ही अपनी मर्जी से काम करता है, इसलिए ब्लेज को उसके इस व्यवहार से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? धूम्रपान करने वाला। बिल्कुल सही नाम है। अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो जैसे कि तुम किसी समुद्री डाकू से भिड़ रहे हो, ब्लेज ने कहा और उसे हमला करने का इशारा किया। जेफिर और अन्य प्रशिक्षकों ने कुछ नहीं कहा और किनारे से देखते रहे। इस बीच अन्य मरीन रंगरूटों ने दिलचस्पी के साथ नाटक देखा। प्रशिक्षण शिविर में शामिल कोई भी मरीन भर्ती नौसिखिया नहीं है। उनमें से अधिकांश को बहुत विचार विमर्श के बाद शिविर में शामिल किया जाता है। उनकी ताकत, प्रदर्शन और अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाता है। उनमें से स्मोकर सबसे अच्छा है। वो एक दुर्जेय योद्धा है जिसने पहले समुद्री डाकुओं से लड़ाई लड़ी है। शारीरिक शक्ति और शैतान फल की क्षमता के साथ कोई भी भर्ती उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए वे देखना चाहते हैं कि मरीन कैप्टन जो उनसे उम्र में छोटा था उसका सामना कैसे करेगा। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि ब्लेज स्मोकर का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही ब्लेज ने इशारा किया, स्मोकर ने हमला कर दिया। सफेद चिंगारी अपने पूरे शरीर को घने धुएं के बादल में बदलते हुए वो ब्लेज पर टूट पड़ा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने अपना दाहिना हाथ गोल करके आगे की ओर पंच की तरह मारा। ब्लेज को उम्मीद नहीं थी कि स्मोकर सीधे उस पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से हमला करेगा और उसने अपनी शैतानी फल क्षमता का भी उपयोग किया। ऐसा लगता है कि वो न तो मेरा सम्मान करता है और न ही मेरे पद का। क्या मुझे उसे कुछ शिष्टाचार सिखाना चाहिए? खैर, मैंने उससे कहा था कि वो अपनी पूरी ताकत से हमला करे। ब्लेज ने हमले का स्वागत करते हुए सोचा। उसने बचने की कोशिश नहीं की, बस अपने टेक काई कौशल का इस्तेमाल किया। वार उसकी छाती पर हुआ। हमले के पीछे के धुएं ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं आया क्योंकि हमला बहुत कमजोर था। ब्लेज बिना किसी बदलाव के पहाड़ की तरह खड़ा था। मोकू मोकू नो मी एक दुर्जेय लॉजिया डेविल फल है, लेकिन ये आपके जैसे कमजोर व्यक्ति पर व्यर्थ है। उसके शब्दों ने स्मोकर को क्रोधित कर दिया। वो क्रोधित हो गया और उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। बेशक इसका ब्लेज पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ा रहा और अपना सिर हिलाता रहा। यह तब होता है जब आप बिना ये जाने कि आपका प्रतिद्वंद्वी क्या करने में सक्षम है, किसी समुद्री डाकू पर हमला करते हैं। मेरा सबक सरल है, कभी भी ये मत सोचो कि तुम मजबूत हो और दूसरे कमजोर। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। समुद्री लुटेरों का सामना करते समय हमेशा सतर्क रहो और अपनी असली ताकत को छिपाओ। अपना व्याख्यान समाप्त करते हुए ब्लेज ने अपने हकी लेपित हाथ से स्मोकर की बाह पकड़ी और उसे खींच लिया। उसके खिंचाव के बल पर स्मोकर का शरीर उसकी ओर खिंच गया। अपने दाहिने हाथ में हकी को भरकर ब्लेज ने उसके पेट पर मुक्का मारा। जैसे ही स्मोकर ने सोचा कि हमला उसके शरीर से होकर गुजर जाएगा, एक बहुत ही जोरदार प्रहार ने उसे घायल कर दिया। टकराना, दर्द। उसे नहीं पता कि उसे दर्द महसूस हुए कितने साल हो गए हैं। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके घुटने जमीन पर टकरा रहे थे और शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। एक ही वार में वो हार गया। स्मोकर ने ब्लेज को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ और क्यों मुक्का लगने से वो घायल हो गया। संघर्ष करते हुए उसने कहा, कैसे? तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि तुम सिर्फ इसलिए अदृश्य नहीं हो गए क्योंकि तुमने लोगिया डेविल फ्रूट खा लिया। ये कहते हुए ब्लेज ने स्मोकर को खड़ा होने में मदद की और उसकी पीठ थपथपाई, जिससे उसकी सांस लेने की तकलीफ कम हो गई। आपने पहले कहा था कि शैतानी फल मुझ पर व्यर्थ हो गया है। आपका क्या मतलब है? स्मोकर ने पूछा। मैं देख सकता हूं कि आप धुएं के घनत्व को बदल सकते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अपनी कल्पना को इस तथ्य के आधार पर सीमित न करें कि आप जानते हैं। अपने शैतान फल में विभिन्न विचारों का पता लगाएं और उन्हें शामिल करें। मैं आपको एक सरल अवधारणा समझाता हूं। सबसे पहले आपको अपने धुएं की प्रकृति का पता लगाना होगा। उदाहरण के लिए आकाश को देखें। आपको क्या दिखाई देता है? बादल? स्मोकर ने ऊपर देखते हुए उत्तर दिया। यह कैसा दिखता है? मेरे लिए यह आपके धुएं जैसा ही दिखता है। जैसे ही ब्लेज ने अपने शब्द कहे, स्मोकर की आंखें चौड़ी हो गई, जबकि उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया। बातचीत देखकर जेफिर मुस्कुराया। यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। इसके बाद ब्लेज ने अपने कुछ अनुभव और समुद्री डाकुओं के साथ हुई विभिन्न मुठभेड़ों को साझा किया, जिससे मरीन रंगरूटों का ध्यान और उत्साह जागृत हुआ। उसके बाद ब्लेज ने अलविदा कहा और जेफिर के साथ प्रशिक्षण मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके पास करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण काम है। वो पूरा दिन रंगरूटों के साथ नहीं बिता सकता। तभी स्मोकर ने आगे आकर उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद। उसके कंधे को थपथपाते हुए ब्लेज ने प्रोत्साहित किया, अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो, और जेफिर के साथ चला गया। तो तुम यहां क्यों आए हो? जेफिर ने पूछा जब वे समुद्र तट के किनारे चल रहे थे। सेंसई, मुझे विभिन्न हाकी अवधारणाओं में महारत हासिल करने में परेशानी हो रही है। मैं दूसरों की तुलना में अधिक प्रशिक्षण और मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे इसका कारण नहीं पता चल पाया। क्या इसका कारण यह है कि मुझमें उन्नत स्तर की हकी को समझने की प्रतिभा का अभाव है? ब्लेज ने पूछा। उसका सवाल सुनकर जेफिर जोर से हंसा।
ब्लेज ने पहली बार उसे बेकाबू होकर हंसते देखा था। जेफियर को उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज, जो उसके जितना ही मजबूत है, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि उसे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें प्रतिभा की कमी है। यह सुनकर वो हंस पड़ा। सिर हिलाते हुए जेफिर बोला, इस समस्या का कारण तुम्हारी प्रतिभा नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो। चूंकि आपने खुद हकी सीखा है, इसलिए मुझे आध्यात्मिक शक्ति की अवधारणा को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको हकी किसने सिखाया, लेकिन वे आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करने में विफल रहे। कम से कम उन्होंने मूल बातें अच्छी तरह से सिखाई। आपकी समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसका परीक्षण करें। मुझे अपना हकी दिखाओ। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया और हकी को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया। फिर उसने उन्हें अपने हाथ की ओर निर्देशित किया और उत्सर्जन तकनीक का प्रदर्शन किया। जब हकी उसके हाथों से बहकर उसके शरीर के बाहर आ गई तो एक जोरदार धमाका हुआ। जेफिर ने अपनी गहरी नजरों से सब कुछ देखा और सोचा। ब्लेज ने जेफिर की ओर देखा और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा। तुम्हारा हकी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम उसे क्यों रोक रहे हो। इसे रोकना? ब्लेज को समझ में नहीं आया क्योंकि उसने बिना रोकटों के अपनी हकी को प्रसारित किया। जेफिर ने जैसे उसके मन की बात समझ ली हो, आगे कहा, मैं आपकी चैनलिंग प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आपके हकी स्वभाव के बारे में पूछ रहा हूं। क्या हकी में प्रकृति है? ब्लेज ने पूछा और सोचा, बेशक उनके पास है। हकी स्वयं का अवतार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें भी आपके जैसी ही विशेषताएं होंगी। मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। हकी शब्द सभी के लिए समान है, लेकिन हकी की प्रकृति व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है। ज्यादातर मामलों में किसी व्यक्ति की हकी प्रकृति उसके व्यक्तित्व और स्वभाव पर आधारित होगी। जेफिर को अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। ब्लेज ने हकी प्रकृति की अवधारणा को पूरी तरह से समझ लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी परेशानियां हल हो गई है। जेफिर ने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब यह समझना उस पर निर्भर है कि उसने इस प्रश्न का उत्तर क्यों दिया। धन्यवाद सेंसई, अब मेरा मन कुछ हद तक साफ है। अध्याय 95, स्पीड पायरेट्स। ब्लेज एक रात के लिए रुका और अगली सुबह जाने का फैसला किया। उसने क्वीना को जेफियर से भी मिलवाया। जेफियर को तब आश्चर्य हुआ जब उसने कहा कि उसने उसे अपनी कमान के तहत एक मरीन प्रशिक्षु के रूप में लिया है। इसका मतलब है कि वो उसे प्रशिक्षित करने जा रहा है। लेकिन जेफिर को उसमें कुछ खास नहीं मिला। जहां तक रेगिस की बात है, उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जेफिर सेंसेई का पुराना छात्र है। ब्लेज ने हकी अवधारणा पर विचार किया। जेफिर द्वारा बताए गए हकी प्रकृति सिद्धांत ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। अगर वो अवधारणा को सही ढंग से समझ लेता है तो ये उसकी ताकत में एक बड़ी सफलता होगी। ब्लेज को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस जहाज के डेक पर आराम करता रहा और स्पीड समुद्री डाकुओं की फाइलों को देखते हुए तारों से भरे आकाश का आनंद लेता रहा। जेफिर को सूचित करने के बाद ब्लेज सुबह सुबह प्रशिक्षण शिविर से निकल गया। उसे स्पीड समुद्री डाकुओं के खिलाफ आगामी लड़ाई के लिए तैयार होना है। उनकी फाइल पढ़ने के बाद उन्हें उनकी ताकत और उनकी खूबियों का सामान्य अंदाजा हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे ताकतवर हैं, क्योंकि क्रू का संयुक्त इनाम करीब 3 बिलियन है। ब्लेज को उनके युद्ध रिकॉर्ड से आश्चर्य हुआ, यहां तक कि उनकी मुठभेड़ बीस्ट समुद्री डाकुओं से भी हुई थी, लेकिन वे सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे। स्पीड पायरेट्स के कैप्टन पर 1.48 बिलियन बेरीज का चौंका देने वाला इनाम है, जबकि उसके भाई पर 1.2 बिलियन का इनाम है। उनके अलावा उनके दल में अन्य शक्तिशाली समुद्री डाकू भी है, लेकिन चालक दल की मुख्य लड़ाकू ताकत स्पीड और ल्यूक दोनों है। अगर वे स्पीड लुटेरों को नीचे लाना चाहते हैं तो उनके पास स्पीड और ल्यूक को नीचे गिराने का एकमात्र विकल्प है, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब उसे और कुजान को एक एक को हराना होगा। ऐसे मजबूत समुद्री डाकू दल से लड़ने के बारे में सोचकर ही ब्लेज बहुत उत्साहित हो गया। अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़कर ही वो युद्ध का आनंद ले सकता है और साथ ही खुद को बेहतर बना सकता है। उसे ऐसा कोई योग्य प्रतिद्वंदी मिले हुए बहुत समय हो गया है जिसके साथ वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ सके। इससे पहले कि ब्लेज का जहाज मुख्यालय तक पहुंच पाता, कुजान ने डेन डेन मुशी के माध्यम से उससे संपर्क किया और रणनीति समझाई। उनकी योजना के अनुसार वे रात में मुख्यालय से निकलेंगे और कल सुबह तक गंतव्य ग्रीन हिल द्वीप पर पहुंचेंगे। रात में उन्हें अच्छा कवर मिलता है और ये वो समय होता है जब समुद्री डाकू सबसे कम सतर्क होते हैं। वे सुबह हमला करेंगे और उन्हें अचानक पकड़ लेंगे। कुजान ने आगे कहा, उन्हें नीचे लाना आसान नहीं होगा। हमें से किसी एक को स्पीड या ल्यूक से लड़ना होगा। क्या आपने उनकी फाइलें पढ़ी हैं? हाँ, ब्लेज ने उत्तर दिया। तो फिर तुम किससे लड़ना चाहते हो? कुजान ने पूछा। वो स्पीड को लेना चाहता था और ब्लेज को ल्यूक से निपटने देना चाहता था, लेकिन वो पहले ब्लेज की राय सुनना चाहता था। मैं स्पीड लूंगा, ब्लेज ने जवाब दिया, जिससे कुजान आश्चर्यचकित हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? वो कमजोर नहीं है, तुम्हें पता है, भागने में गति अच्छी होती है। वो इतना तेज है कि एक बार भागने का फैसला करने के बाद
दुनिया में ज्यादा लोग उसे पकड़ नहीं पाते, यहां तक कि मुझे भी उसे रोकने का भरोसा नहीं है। कुजान ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे पास उसे नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वो भागने में सक्षम नहीं होगा। ओह, उसकी बातें सुनकर कुजान ने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे योजना बदलनी होगी। उसकी शुरुआती योजना सरल है। वो चाहता था कि ब्लेज स्पीड को संभालते हुए ल्यूक को कम से कम समय में हरा दे। लड़ाई के दौरान ब्लेज को अन्य मरीन अधिकारियों से पूरी मदद मिलेगी। जैसे ही वे ल्यूक को हराएंगे, अपने फायदे के लिए संख्याओं का इस्तेमाल करके वे स्पीड को रोकने की कोशिश करेंगे। सच कहें तो कुजान को स्पीड समुद्री लुटेरों को हराने का भरोसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास सीमित संसाधन है। बेशक अगर मरीन ने एक और एडमिरल, किजारू या अकैनू को भेजा तो वे आसानी से स्पीड समुद्री लुटेरों को मार सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। न्यू वर्ल्ड में अनगिनत महान समुद्री डाकू है। मरीन अपनी सभी महानतम सेनाओं को केवल एक समुद्री डाकू दल को खत्म करने के लिए नहीं भेज सकते। ये निराशाजनक है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। मरीन तो बहुत कम है, लेकिन समुद्र समुद्री डाकुओं से भरा पड़ा है। तो फिर हम आपकी पसंद के अनुसार काम करेंगे। इसके बाद कुजान और ब्लेज ने रणनीति पर चर्चा की और कुछ बातों को सही किया। कुछ ही देर में ब्लेज भी मुख्यालय पहुंच गया। वो कुजान और अन्य मरीन सैनिकों और अधिकारियों से मिलने गया जो ऑपरेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। ग्रीन हिल द्वीप, नई दुनिया। जिस समय ब्लेज और कुजान अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी समय स्पीड पायरेट्स दुनिया की किसी भी चिंता के बिना द्वीप पर आराम कर रहे थे। समुद्री डाकू रसोइयों द्वारा तैयार शराब और मांस का आनंद ले रहे थे, जबकि स्पीड, ल्यूक और अन्य 2 लोग बाकी दल से कुछ दूरी पर बैठे थे। कैप्टन, क्या हमारे लिए इतने लंबे समय तक यहां रहना ठीक है? 30 साल की एक महिला ने पूछा। अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। हमने अपना इलाका भी उन जंगली समुद्री लुटेरों के हाथों खो दिया। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। शांत हो जाओ जैस्पर। क्या तुम भूल गए कि उस दिन क्या हुआ था? अगर कैप्टन ने उस राक्षस कैडो को नहीं रोका होता तो हम अभी जिंदा नहीं होते, वल्कन नामक एक जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति ने टिप्पणी की। यह सुनकर जैस्पर ने घुरघुराहट की और उसके पीछे एक बड़ा पत्थर पटक दिया। उस समय ल्यूक, जो एक मांसल शरीर वाला था, बोला, जैस्पर, पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, फिर हम अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के बारे में बात करेंगे। तुम बहुत कमजोर हो। ल्यूक ने अपनी बोतल से शराब का घूंट लिया और स्पीड से पूछा, जो अपने दाहिने हाथ का सहारा लेकर जमीन पर लेटा हुआ अपने सामने फैले अंतहीन समुद्र को देख रहा था। स्पीड, हम यहां क्यों रह रहे हैं? वो जानता था कि उसका भाई उसके जैसा नहीं है। वो अत्यंत बुद्धिमान, चालाक और चतुर व्यक्ति है। बचपन में ही उनका गांव तबाह हो गया था और उनके माता पिता मारे गए थे। अनाथ होने के कारण उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा और बहुत कम उम्र में ही उन्हें समुद्री डाकुओं की क्रूर दुनिया में फेंक दिया गया। स्पीड के शैतानी फल बनने के बाद ही उनकी जिंदगी बेहतर हुई। ल्यूक जानता था कि अगर स्पीड कुछ करता है तो उसके पीछे हमेशा कोई गहरा मतलब होता है। यह हमेशा ऐसा ही होता है जब तक उसे याद रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर लड़ाई के लिए एक अच्छी जगह है। दृश्य अच्छा है जबकि द्वीप बहुत बड़ा है। स्पीड ने जवाब दिया। ल्यूक को समझ में नहीं आया। स्पीड को यह पता था, इसलिए उसने बात जारी रखी। मैं मरीन के बारे में बात कर रहा हूं। उसके शब्दों ने जैस्पर और वल्कन का ध्यान खींचा। जैस्पर ने कहा, कैप्टन, क्या आप कह रहे हैं कि मरीन हमें ढूंढने आएंगे? 100%, स्पीड ने पुष्टि की। पिछली बार हमने पूरे बेड़े को कुचल दिया था और उस बूढ़े एडमिरल को बुरी तरह घायल कर दिया था। ये देखते हुए, भाई, भले ही उन्हें हमारा स्थान पता हो, वे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ल्यूक ने ठहाका लगाया। ल्यूक, तुम मूर्ख हो। मैंने तुम्हें अनगिनत बार कहा है, मरीन को कम मत आंकना। मरीन को शायद पहले ही हमारी लोकेशन का पता चल गया होगा और मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है। ये बस समय की बात है कि वे हमें ढूंढने कब आएंगे।